हाय, दिस इज शशांक। इन्वेस्टो काइंड के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिस कंपनी में जनरली कोई एडवाइस नहीं देता है। अभी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नहीं दे रहा है, लेकिन पर्सनली मुझको ऐसा लगता है कि कुछ इसके अंदर एक बड़ा अपमूव आने के चांसेस बन रहे हैं और एक फ्यूचर में इसके अंदर अच्छा अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर में आपको बता दूं कि मैं खुद इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता हूं, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए आप बियर उसको आपको करना पड़ेगा। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो लॉसेस आपको मतलब देखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा और हो सकता है बुक करके निकलना भी पड़े। लेकिन हो सकता है ये नीचे की साइड में ना जाए और इसमें ऊपर की साइड में एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिले। अब चूंकि मैं भी होल्ड करता हूं तो मैं एडवाइस कर रहा हूं, लेकिन हाँ, मैं अपने इन्वेस्टमेंट का एक 10% का जो हिस्सा है वही इसके अंदर लगाता हूं। ऐसा नहीं कि पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में लगा दिया कि मुझको यहां से अरबपति करोड़पति बनना है। नहीं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने टाटा मोटर्स, सन फार्मा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको दिया था, एसबीआई दिया था आपको मैंने, आरबीएल बैंक दिया था, सीडीएसएल, तमाम सारे एचसीएल, ये सब एसबीआई कार्ड आपको बताया था, वीआईपी इंडस्ट्रीज बताया था, आईटीसी, टाटा मोटर्स आप देख सकते हो, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, यूनिलीवर, ऐसे तमाम सारे स्टॉक्स आपको बता। अभी डीएलएफ मैंने आपको बताया था, अभी देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अभी बढ़ गया आपको, बजाज फाइनेंस भी कल 5-6% ऊपर था। उसी टाइप से मैं आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर एडवाइस दे रहा हूं, बट फर्स्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स में आपको बस इतना बता दूंगा, इस कंपनी के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि यहां पर 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत कम है। स्टॉक का जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो 71,000 करोड़ का है। अगर आप मार्केट कैप टू इंटरप्राइज वैल्यू देखो तो कंपनी बड़ी है लेकिन मार्केट कैप छोटी है, बिकॉज एफआईआईज ने अपने इन्वेस्टमेंट को इसके अंदर से डिक्रीज किया है, ऐसा देखने को मिला है। यहां पर आपको बता दूं, 230 रुपए की कंपनी साल में 30 रुपए कमा करके अपने शेयर होल्डर्स को देती है, ये एक अच्छा पॉइंट है। आरओसी एक एनबीएफसी कंपनी के होने जैसी एनबीएफसी कंपनी होती हैं, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, उनके हिसाब से जो इनका आरओसी है वो ठीक ठाक है, कोई खास नहीं है। आरओई भी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका ठीक ठाक है, लेकिन कोई खास नहीं है। फिर भी मैं आपको यहां पर बता दूं, कंपनी का जो मेन पॉइंट है, अभी यहां पर करंट में कोई प्लेजिंग नहीं है। पिछले 3 साल में इनकी जो मार्केट कैप है वो गिरी है, बढ़ी नहीं है, ये भी एक माइनस पॉइंट है। यहां पर मैं आपको बता दूं, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, ये भी कोई अच्छा पॉइंट आप नहीं मान सकते हैं। लेकिन हाँ, अदर लोगों का इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक का भी इसके अंदर कोई काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है। कंपनी के पास एसेट लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास के हैं, ये भी ठीक ठाक सी बात है। यहां पर 2 पॉइंट जो मुझको इस कंपनी के अंदर अच्छे, देखिए डेट का पॉइंट मैं आपको बता दूं, डेट नहीं रहेगा कंपनी के ऊपर तो कंपनी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि एनबीएफसी है, नॉन अगर फाइनेंस करेंगी तो डेट रहेगा, जितनी भी कंपनीज रहती हैं, आप भी जानते हो ये बात, हम भी जानते हैं, मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं। यहां पर ये सारे ऐसे पॉइंट थे जो बताना जरूरी था। 2 मेजर पॉइंट है जिस कारण मैं आपको इसकी एडवाइस करने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको 2 चीजें देखनी है। देखो, 10,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक का 30 रुपए का ईपीएस है, लेकिन स्टॉक का पी दोस्तों 8 रुपए का है। किसी भी जितनी भी इंडिया बुल्स को आप छोड़ दो तो कोई भी एनबीएफसी का इस हिसाब का पी नहीं रहा है स्टॉक का, कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा जरूर फ्यूचर में, ये आप देख लेना। अब यहां पर सेकंड पॉइंट में आपको बता दूं कि स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 346 के आसपास है और करंट प्राइस 230 का है। अपने बुक वैल्यू से भी ये अच्छे, मतलब काफी ठीक ठाक से भाव पर आपको मिल रहा है अभी करंट में, ठीक है। यहां पर दूसरा पॉइंट आपको बता दूं, कंपनी की डिविडेंड यील्ड दोस्तों बहुत अच्छी है, सुपीरियर, बहुत ही शानदार है, मतलब अच्छा खासा एफडी से भी ज्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। अभी 2020 में भी इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद इन्होंने डिविडेंड दिया है, तो कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है। 346 की बुक वैल्यू है, 230 का करंट प्राइस है, ईपीएस 30 रुपए के आसपास का है। ये कुछ अच्छे पॉइंट हैं, कुछ माइनस हैं, कुछ प्रोज हैं, तो कुछ कॉन्स है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। फंडामेंटल्स में सिर्फ इतना ही बताऊंगा। अब आपको सीधे ले चलता हूं क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में सिर्फ आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। पहले इनके प्रॉफिट अच्छे खासे आ रहे थे, काफी अच्छे खासे आए हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर एक गिरावट आई है, ठीक है। गिरावट के बाद यहां से ये फिर प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है। सेम यही पॉइंट इनकी सेल्स में आप देख सकते हो, अच्छी खासी सेल्स आ रही थी, फिर इसके अंदर एक करेक्शन आ गया है, फिर सेल्स में यहां से एक फेर बदल आप कह सकते हो देखने को मिल रहा है। भविष्य में क्या होगा
ये नहीं है मैं बता सकता हूं, लेकिन हाँ मुझको अभी के प्रॉफिट एंड लॉस देख करके, नेट प्रॉफिट, एबिटा, एबिट को देख करके, अदर इनकम्स को देख करके, जैसे अभी इनकी अदर इनकम इस क्वार्टर में काफी अच्छी आई थी सितंबर वाले क्वार्टर में, तो फ्यूचर में मुझको लगता है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी, डेप्रिसिएशंस भी हुए हैं, लेकिन हाँ फ्यूचर में मुझको लगता है कि कुछ इस कंपनी के अंदर जरूर होना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से ये एक एरिया में काम कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट में भी सिर्फ इतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं डिटेल करूंगा आपके साथ में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ फ्यूचर में अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो उसका असर इसके फंडामेंटल्स पे पड़ेगा, और फंडामेंटल्स पे अगर असर पड़ेगा तो लॉन्ग टर्म में वो असर इसका स्टॉक प्राइस पर भी सीधा सीधा पड़ेगा। ठीक है, अब हम सीधे सीधे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी ही है, 20% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं। ये काम काफी एरिया में करती है, इसलिए मुझको ठीक ठाक सी कंपनी लगती है। ठीक है, प्लेजिंग इन्होंने पिछले साल मार्च 2019 में करी थी, लेकिन अभी प्लेजिंग खत्म है, 0 प्लेजिंग है। एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर से कम हुआ है, ये आपके सामने है। लेकिन अब देखो एफआईआईस ठीक है, इंस्टीट्यूशन बायर होते हैं, बहुत बड़े पोर्टफोलियो, बहुत बड़े पैसे के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन जिन कंपनियों में उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं वो कंपनी सारी बर्बाद है। तो ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिससे आपको कंपनी एकदम से बुरी लगने लगे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, ये आपके सामने है, और थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। यहां पर डोमेस्टिक में आप देख सकते हैं इंश्योरेंस भी लगा के रखा है, म्यूचुअल फंड भी लगा के रखा है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने भी लगा करके रखा है इस कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट। अब फ्यूचर में क्या होगा वो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन सितंबर 2020 तक की ये स्थिति है। हाँ, पब्लिक का इंटरेस्ट इसके अंदर थोड़ा ज्यादा रहा है इन क्वार्टर्स में, पिछले बीते कुछ क्वार्टर्स में पब्लिक का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बढ़ा है। लेकिन अब यहां पर मैं आपको बता दूं, मेन देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी सिर्फ इतना ही, ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो मैंने फंडामेंटल्स में जितना बताना था उतना आपको बता दिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बता दिया, ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं है। और क्वार्टरली रिजल्ट भी इनके ठीक ठाक अगर फ्यूचर में आते रहे तो भविष्य में अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। ठीक है, और कंपनी को हमेशा खरीदना ही तब चाहिए जब वो कुछ खराब कर रही हो। अच्छा करेगी तो उसका रेट भी आपको बेकार वाला नहीं मिलेगा। बेकार कंपनी को गलत, मतलब कंपनी के बुरे समय में उसको खरीदो ताकि अच्छे समय में वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सके। ठीक है, और बाकी फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए। अब अपन चलते हैं इस कंपनी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर। ये हमारे सामने वीकली चार्ट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी कभी 1000-1200 रुपए पे काम करती थी। यहां पर आप देख सकते हो, साफ साफ आपके सामने आ रहा है, नॉर्मल से वॉल्यूम के साथ में काम करती थी। उसके बाद में इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, एक बड़ी करेक्शन इसके अंदर आई है, ये कंपनी 600 रुपए के आसपास पहुंच गई। इसने इस लेवल तक की काफी अपना वक्त इन लेवल्स पर निकाला है, ऊपर की तरफ जाती रही है, आती रही है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। आखिर में इन लेवल पर निकालने के बावजूद इसके अंदर एक करेक्शन आई। ठीक है, यहां से करेक्ट करा इसने, फिर फिर इन लेवल्स पर भी ये काम करती रही है, लेकिन मार्च 2020 में इसमें एक शार्प करेक्शन आई है नीचे के साइड की। ठीक है, ये था इसकी गिरावट का वो। अब उसके बाद जब मार्केट ने रिकवर किया है तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने किया है। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर करेक्शन आई है और फिर यहां पर इसके अंदर रिकवरी आई है। अभी मैं आपको जो मेजर पॉइंट आपको बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, यहां पर आप करेक्शन को तो देख रहे हो, वो ठीक है, इसके अंदर करेक्शन आई है सीधी नीचे के साइड की। ठीक है, लेकिन यहां पर आप एक चीज को देखो यहां पर ये शेयर के अंदर एक, आप समझ लो कुछ तो इसके अंदर होने वाला है, मुझको ऐसा लगता है पर्सनली। अब क्या होगा आई डोंट नो, बट मतलब कुछ तो है इस कंपनी के अंदर, मुझको ऐसा लगता है। देखो कैसे, मैं आपको बता दूं, 230 रुपए पे अभी करंटली काम कर रहा है इन लेवल के आसपास। देखो ये लेवल अगर एक बार ब्रेक होगा, ये कंपनी यहां से ऊपर निकलेगी। मैं आपको कैसे बता दूं, कैसे दिखाऊं, अरे यार, अगर ये इन लेवल्स पर एक बार ये यहां से निकलेगी, यार इस पे आपको समझ में नहीं आएगा, इस लेवल की अगर ये ऊपर निकलती है तो इसमें एक बार एक अच्छी चाल आपको देखने को मिलेगी जो करीब 400 रुपए के आसपास हो सकती है। ठीक है, 360 से 400 रुपए के आसपास हो सकती है। पहला इसके अंदर आपको टारगेट देखने को मिलेगा 400 रुपए के आसपास का। एक बार बस ये लेवल को ब्रेक कर दे बस, और मुझको लगता है कि भविष्य में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस इन लेवल को ब्रेक जरूर करेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, कब निकलेगा ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन यहां पर व्यू आपको लगभग 1 साल का लेकर के चलना होगा। वो चीज 1 हफ्ते में हो जाए, आई डोंट केयर,
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपना व्यू 1 साल का बताता हूं, कुछ भी हो जाए। ये नहीं अभी मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वीडियो डाली थी और वो पता चला 7-8% एक ही दिन में बढ़ गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म का रहता है, मैं आपको फिर भी बता दूं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि ऊपर की तरफ अगर ये इन लेवल को ब्रेक करेगी, इस लेवल को ब्रेक करेगी, तो इसके अंदर यहां तक की जाने के चांसेस बन रहे हैं। और दोस्तों अगर ये लेवल भी एक बार ब्रेक होता है तो फिर इसके अंदर बहुत अच्छा आपको अपमूव में देखने को मिल सकता है। और इतना मैं आपको बता दूं, जैसा मैं चार्ट को देखता हूं, जितना भी मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मुझको लगता है कि इसमें एक ऊपर की तरफ की शार्प चाल आपको देखने को मिलेगी। और ये उसके बाद जब भी ये इस लेवल को ब्रेक करती है, आप इसके अंदर मतलब एक अपनी पोजीशन ले सकते हो। यहां से एक अच्छी चाल आपको देखने को मिलेगी, कोई हर्डल्स, कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, सिर्फ ये इन लेवल को ब्रेक कर दे। यहां पर एक ऊपर की तरफ शैडो आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये वाली शैडो, ये शैडो को ब्रेक करेगी, ऊपर की तरफ निकलेगी, आप अपनी पोजीशन ले सकते हो। पहला यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो ये लेवल होगा 400 के आसपास का, ये लेवल। इन लेवल पर आकर के हो सकता है एक बार ये रेजिस्टेंस फेस करे, और अगर ये लेवल ये ब्रेक करता है, इसके ऊपर निकलता है, तो अच्छे भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ मैं आपको फिर बता दूं कि यहां पर 170 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रखना। 170 अगर ये नीचे के साइड ब्रेक करती है तो बाहर निकल जाना, वीकली चार्ट पे खुद आप जाना, जाकर के देखना 170 मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी, ये लेवल जो यहां पर ये कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है, ये लेवल अगर ये ब्रेक करती है तो आप बाहर निकल जाना एट एनी कॉस्ट, ठीक है। नीचे की तरफ 170 आपका स्टॉप लॉस है और ऊपर की तरफ अच्छे रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो यही मेरा व्यू था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे कि फ्यूचर में इसके अंदर क्या होता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना सोच समझ के करना, पूरा पैसा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, छोटा सा अमाउंट लगाना, लेकिन हो सकता है इसके अंदर आपको अच्छा मूव देखने को मिले। अगर नीचे की तरफ आता है तो 170 ब्रेक करता है, देन गेट आउट, बाहर निकल जाना। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। और अगर फ्यूचर में ऐसी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरी काफी और वीडियोस पड़ी हैं, उसको जाकर के आप देख सकते हो। गुड डे, हैप्पी इन्वेस्ट।